सहरो इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। 1 मिनट मिस्टर नॉर्मन, इस बार मैंने उसे नापसंदीदा नजरों से घूरते हुए कहा, क्या लकी स्टार में कदम रखने वाले हर शख्स के लिए जरूरी है कि वह अपने तमाम पार्टी कूलर्स के बारे में इंतजामिया को कोई इजाजतनामा भरकर पेश करे? ओ नो, उसने जल्दी से कहा, आपने मेरी बात का गलत नतीजा अखज किया है। मैंने महज अपनी मालूमात की खातिर यूं ही एक बात दरियाफ्त की थी। अगर आपको नागवार महसूस हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। ओके, मैंने फराख दिली से उसे माफ करते हुए पूछा, क्या आप मुझे किसी ऐसी टेबल तक पहुंचा सकते हैं जहां मैं अपनी किस्मत आजमा सकूं? लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आप इस फ्लोर के इंचार्ज हैं और मैं शॉपिंग करने वालों को माफ करने का आदी नहीं हूं। आखिरी जुमला मैंने दीदा दानिस्ता जरा मुख्तलिफ और मैनी खेत अंदाज में नॉर्मन को अपनी शख्सियत के दूसरे पहलू से मरऊब करने की खातिर कहा था। हमारे यहाँ हमेशा साफ गेम होता है मिस्टर शहबाज खान। मैंने अपना नाम बताने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी विजिटर्स को कोई शिकायत ना होने पाए, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी पसंद नहीं करते कि किसी किस्म का हंगामा हो जो दूसरे मेंबरों के लिए तकलीफ का बायस हो। इस बार नॉर्मन का लहजा भी कदरे तीखा था। हंगामे हमेशा हालात की पैदावार होते हैं। मैंने एक बार फिर मुंह भरकर सिगरेट का धुआं उसकी सीमत उड़ाते हुए बेजिगरी से कहा, 1 मिनट बाद सिचुएशन क्या हो सकती है, इसका अंदाजा कबल अज वक्त कोई भी नहीं लगा सकता। जवाब में नॉर्मन ने मुझे गौर से देखा, फिर मेरी रहनुमाई एक मेज तक कर दी जहां 2 मकामी अफराद और 2 उम्र की औरतें बैठी खेल में मसरूफ थी। उनके सामने गिलास और बोतल मौजूद थी। ये वाहिद मेज थी जहां मुझे कोई काल गर नजर नहीं आ रही थी। मेज पर 8 आदमियों की निशस्त का इंतजाम था। नॉर्मन ने मेरा तारुफ दूसरों से कराकर चला गया। मैंने एक बार फिर हाल में बैठे हुए अफराद का जायजा लिया। नदीम इस बार भी मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैं अभी इसकी गैर मौजूदगी के बारे में सोच ही रहा था कि एक कमसन और शोको शिंग वेट्रेस ने मेरे करीब आते हुए मुस्कुराकर पूछा, आप कुछ पीना पसंद करेंगे? व्हाई नॉट, मैंने उसकी नीलगी आंखों में दूर तक झांकते हुए कहा, तुम्हें अपनी पसंद की कोई भी ड्रिंक ले आओ, मैं एतराज नहीं करूंगा। मेरे जवाब में ऐसी पेशा वाराना आवारगी थी कि मुझे खुद भी इस पर हैरत हुई। मेज पर बैठे हुए दूसरे अफराद ने भी एक नजर मेरी तरफ देखा, फिर उस बाजारी की तरफ मतवज्जा हो गए जो अभी जा रही थी। यू आर रियली वेरी स्वीट जेंटलमैन, लेकिन फिर भी मैं आपकी पसंद मालूम करना अपना फर्ज समझती हूँ। उसकी निगाहों में यकलिक अनगिनत जाम टकरा कर छलक उठे। वो कम सन होने के बावजूद खासी तजर्बेकार लग रही थी। इस कालीन कार में दावत गुनाह दे रही थी। सर्वस के अलावा वो गालबन काल गल के फराइज भी अंजाम देती होगी। मैंने उसे मायूस नहीं किया। मेरी पसंद तुम हो, तुम्हारे साथ मिलकर बैठ कर पीना मेरे लिए यकीनन खुशगवार साबित होगा। एज यू विश सर, उसने खुद को इतना खम करके जवाब दिया कि मेरी आंखें खैरा होकर रह गईं। वो बिलाशुबा एक काबिल रिश्क जिस्म की मालिक थी। ये और बात है कि कुदरत ने उसकी किस्मत में पामाली रकम कर दी थी। इस पामाली में उसकी तहजीब को भी खासा दखल था, जहां गुनाह सवाब का तस्वर बेमानी चीज थी। इसके जाने के बाद मैंने बड़ी संजीदगी से गौर करने लगा कि अगर इसने वाकई शराब का कोई तलख जाम मेरे सामने लाकर रख दिया तो मेरा रद्दे अमल क्या होना चाहिए। बहरहाल एक बात मैंने तय कर ली कि कम से कम इस हराम शय को हाथ नहीं लगाऊंगा जिसे मेरे मजहब ने उम्मल खबाइस करार दिया था। मुझे अब नदीम पर गुस्सा आ रहा था जो मुझे वहां बुलाकर खुद गायब था। मेज पर बाजी खत्म हुई तो मैं भी अगली बाजी में शरीक हो गया। मुझे ताश, फ्लश और दूसरे इकसाम के जुए के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात ना सही, लेकिन पुलिस की मुलाजमत के दौरान मैंने जो तजर्बात और मुशाहदे किए थे उसकी रोशनी में कम अज कम
इस बात का अंदाजा बखूबी लगा सकता था कि कौन धोखेबाजी से काम ले रहा है। पहली बाजी में कुछ देर तक ब्लाइंड करता रहा, फिर पत्ते उठाकर देखे, मेरे पास 2 अट्ठे थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने कड़वा सा मुंह बनाकर पत्ते खिले फेंक दिए। आमतौर पर जवारी अपने कार्ड जाहिर नहीं करते। आठों का पेड़ देखकर इन चारों ने मुझे हैरत से देखा, फिर खेल में मसरूफ हो गए। उनकी निगाहों में मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो मुझे कोई नया या फिर अनाड़ी खिलाड़ी समझ रहे थे। मुझे उसे कुछ ज्यादा परवाह भी नहीं थी। मेरा जहन ये सोच रहा था कि नदीम ने मुझे लकी स्टार में क्यों भेजा था, इसका मकसद क्या था। अगर नदीम का मुकामी एजेंट उसे डबल क्रॉस कर रहा था तो उसमें मेरे रोल को क्या अहमियत हासिल थी। 2-3 बाजी तक मैं बड़ी बड़ी रकम से ब्लाइंड करता रहा और फिर उन पत्तों को भी बड़ी बेपरवाही से फेंकता रहा जिस पर 2-3 चालों का रिस्क लिया जा सकता था। मैं महसूस कर रहा था कि अब मेरे साथ खेलने वाली मेरी हमाकत पर मुस्कुराने भी लगे थे, मगर मैंने उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया। अलबत्ता इतना जरूर लगाया था कि मेरे सीधे हाथ पर बैठने वाला शख्स, जिसका तारुफ मुझसे हार्वर्ड के नाम से कराया गया था, शार्पिंग कर रहा था। उसके पास से हमेशा बड़े पत्ते ही बरामद हो रहे थे। दूसरा शुबा मुझे ये हुआ कि वो चारों एक दूसरे से मिले हुए हैं और मिलजुल कर किसी भी नए आदमी की चिल्लाई करने के आदी हैं। हार और जीत दोनों ही सूरतों में वो बराबर के शरीक हो जाते होंगे, ये महज मेरा अंदाजा था। चौथी बाजी में पत्ता फेंकने के बाद मैं दूसरी सिगरेट जला रहा था कि कम सनो खूबसूरत वेटर्स मेरे लिए एक आला किस्म की शराब की सरबंद बोतल और गिलास लेकर आ गई। ट्रे में कुछ तले हुए और खुश्क आइटम भी मौजूद थे जो शराब के साथ बतौर शुगल इस्तेमाल किए जाते हैं। निहायत नफासत और नजाकत से वो हर शय शुरू करके जाने के लिए मुड़ी तो मैंने बड़ी बेतकल्लुफी से उसका हाथ थाम लिया। फिर बगैर पिए बहके हुए लहजे में बोला, तुम्हें मेरे साथ बैठकर कंपनी देना होगी। अपने जुमले के इख्तिताम के साथ ही मैंने 100 पाउंड का एक नोट निकालकर उसकी स्लीवलेस और चौड़े गले के ब्लाउज में डाल दिया। वो मुस्कुराकर मेरे बराबर बैठ गई और मेरे लिए जाम तैयार करने लगी। जाम तैयार करने के बाद उसने मुझे फिर बड़ी मखमूर निगाहों से देखा और अपना गिलास उठाकर फिजा में बुलंद किया। मैं उसका इशारा समझ चुका था, चुनाचा मैंने भी अपने कैट को मलहूज खातर रखते हुए अपना गिलास उठाकर उसके गिलास से टकराया और उसे अपने होंठों के करीब लाया ताकि सूंघ कर महसूस कर सकूं कि गिलास में क्या है। नदीम ने मुझे यकीन दिलाया था कि मुझे कोई हलाल मशरूब शुरू किया जाएगा, लेकिन मुझे अदाकारी किसी बहके हुए शराबी की करनी होगी। गिलास में भरे हुए महलूल को सूंघने के बाद मुझे इस बात का यकीन आ गया कि वो शराब नहीं थी, कुछ और ही शय थी। मैं अभी उसे होंठों से लगाने या ना लगाने के बारे में कोई आखिरी फैसला कर ही रहा था कि लड़की ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मुझे आंख मारते हुए कहा, कम ऑन पार्टनर, इस नेमत को हल्के में नीचे उतारने में देर मत करो। लड़की के आंख मारने का अंदाज 100% बेहयाई और बेशर्मी का खुल्लम खुल्ला मुजाहरा था, लेकिन मेरी छठी हिस्स ने इस बात की गवाही दी कि वो कालगर्न होने के बावजूद नदीम ही के ग्रुप से मुतल्लक होगी। मैंने उसे गौर से देखा, फिर पहला घूंट लेने के बाद मुझे उसका यकीन आ गया कि वह शराब नहीं थी। नदीम के वादे के मुताबिक कोई हलाल मशरूब था। मुझे इसका मजा कुछ पाइन एप्पल जूस से मिलता जुलता महसूस हुआ। मैंने अब उस लड़की में ज्यादा दिलचस्पी का इजहार शुरू कर दिया। इसके साथ साथ खेल का शुगल भी हस्बे दस्तूर जारी रखा। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि लड़की अपने पाँव से मेरे पाँव को हल्के हल्के टकरा रही थी। तभी मैंने किन अखियों से उसकी जानब देखा। वो मेरी दाहिनी तरफ बैठी थी। गिलास उसने सीधे हाथ से पकड़ रखा था और उसका उल्टा हाथ अपनी रान पर था, जहां मुझे कागज की एक तय की हुई पर्ची नजर आ रही थी। मुझे ये बात समझने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि वो उसी पर्ची को मेरे हवाले करने की खातिर मुझे पाँव से अपनी जानब मतवज्जा करना चाह रही थी। मैंने गिलास खाली किया, फिर बड़ी बेबाकी से उसकी बाईं रान पर हाथ मारते हुए कदरे नशीली आवाज में बोला, मेरे लिए दूसरा पैग तैयार करो माई स्वीट हनी। डबल पैग, दूध, लिटिल वाटर। जुमले के इख्तिताम के साथ ही वह पर्ची मेरी मुट्ठी में मुंतकिल हो चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन भी बेतदरीज तेज हो रही थी।
क्या तुम दूसरे पैक के साथ मेरे साथ एक राउंड डांस करना पसंद करोगी डार्लिंग? वाई नॉट, मैंने उसका हाथ थाम कर बोसा देते हुए कहा। इतनी देर में उस पर्ची को खोल चुका था। फिर मैंने बहकने वाले अंदाज से गर्दन को थोड़ा सा खम देकर पर्ची पर टाइम शुदा पैगाम पढ़ लिया। मिस्टर हार्वर्ड एक शातिर शार्पर है। ये नॉर्मन का साथी है और नॉर्मन मेरा वही मकामी एजेंट है जो मेरे हिस्से की एक बड़ी रकम बड़ी खूबसूरती से उसे खुर्द बुर्द करता रहा है। तुम बस नशे में बहकर हार्वर्ड से उलझ बैठो, बाकी काम मेरे कारिंदे सर अंजाम देंगे। पैगाम के आखिर में जुली अंदाज में एन टाइप था, गोया वो पैगाम मुझे नदीम ने ही भेजा था। मैंने पर्ची को पढ़ने के बाद उसे गोली की शक्ल देकर अपने कोट की जेब में मुंतकिल कर लिया। डार्लिंग, यू आर रियली डिशिंग एंड चार्मिंग। 4 पैक हलाल मशरूब मैदे में उतारने के बाद मैंने पूरी तरह बहकने की एक्टिंग शुरू कर दी। उस वक्त तक मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10-15 हजार पाउंड की रकम गंवा चुका था। मेरे चारों टेबल पार्टनर बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इस अरसे में 2 बार अपनी खूबसूरत पार्टनर की डांसिंग की फरमाइश को टाल चुका था। मेरे साथ साथ उसने भी नशे में होने की अदाकारी शुरू की। फिर मैंने उसी पैगाम पर अमल किया जो पर्ची पर टाइप था। एक बार पत्ते बटने के फौरन बाद ही हार्डर को गुस्सीली नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे शुबा है कि तुम शार्पिंग कर रहे हो। वह हार्ट नॉनसेंस, हार्डर ने नफरत का इजहार किया। शट अप, मैंने बिगड़े हुए तेवर से जवाब दिया। अगर मेरा अंदाजा गलत है तो इस बादी में हम अपने पत्ते तब्दील किए लेते हैं। इस चैलेंज के लिए मैं तुमको 1000 पाउंड देने को तैयार हूँ। बोलो, अगर तुम शार्पर नहीं हो तो तुम्हें मेरी पेशकश कबूल करने में किसी हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। ये नहीं हो सकता, हार्वर्ड ने फैसला कुन अंदाज में कहा और फिर जल्दी से बोला, सिर्फ मैं ही नहीं बाकी 3 साथी भी जीत रहे हैं। उनमें से तो किसी ने मेरे शार्पर होने पर शुबा नहीं किया। अब तुम्हारी लक तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो इसमें हमारा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर, मैंने मध्यम आवाज में सरसराते लहजे में जवाब दिया। तुम्हारा कसूर सिर्फ ये है कि तुम सब एक हो तो दगाबाज शिकारी लेकर नए शिकार को अपने चुंगल में फांसते हो। क्या बकवास शुरू कर दी तुमने? हार्डर ने हकारत से कहा। जिंदगी चाहते हो तो शराफत से जीत की रकम मुझे वापस कर दो, वरना क्या करोगे तुम? मैं टेढ़ी उंगली से भी काम निकालना जानता हूँ। मैंने हार्वर्ड के गिरेबान पर हाथ डाल दिया। वो भी गुर्राता हुआ उठा था, लेकिन मेरा भरपूर बॉक्सिंग वाला राइट हुक उसकी कंपनी पर रुका तो वह लड़खड़ा गया। मेरे करीब बैठी हुई लड़की तेजी से उठकर एक तरफ हो गई। कुर्बो जवार की मेदों पर बैठे हुए अफराद भी हमारी तरफ मतवज्जा हो गए थे। नॉर्मन जो बार काउंटर पर खड़ा था तेजी से हमारी जानब लपका। वो सुर्ख रुमाल वाले भी उसके साथ ही झपटे थे, लेकिन इससे बेशतर कि वो हमारी मेज तक पहुंच जाते। पूरा हाल गुप्त अंधेरे में डूब गया। इसके साथ ही किसी ने मेरा हाथ थाम कर आहिस्ता से सरगोशी की, निकल चलो यहाँ से, तुम्हारा काम पूरा हो गया। मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया, खामोशी से उसके साथ हो लिया जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। हाल में लोगों की मिली जुली आवाजें बेतदरीज बुलंद होती जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ दाढ़ी वाला बूढ़ा शख्स जिसने ढीली ढाली जीन्स और बड़े बड़े 4 खाने वाली कमीज पहन रखी थी और होंठों के दरमियान एक सस्ता सा सगार दबा रखा था, नदीम के सिवा और कोई नहीं था। पहली नजर में मैं भी उसे कोई मकामी फार्मर ही समझा था। हम जिस पिकअप पर सफर कर रहे थे उसके दोनों तरफ किसी फार्म हाउस के नाम का अंदराज नहीं था। गाड़ी के पिछले हिस्से में खेती बाड़ी का सामान था। शहरी हदूद के अंदर मैंने उसे कई बार मुखातब करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। या तो वो बहरा बन गया, फिर या जानबूझकर मेरे सवालात को नजरअंदाज कर रहा था। कम से कम मैंने यही अंदाजा लगाया। लेकिन दही इलाके के शुरू होते ही जब नदीम ने अपनी आवाज में मुझे मुखातब किया तो मैं इस तरह चौंका जैसे मेरे हाथ बिजली के नंगे तारों से मिस हो गया हो। मैंने उसे हैरत से घूरा। इस हुलिये की क्या जरूरत थी? फिलहाल मैं नॉर्मन पर लंदन में अपनी मौजूदगी को जाहिर नहीं करना चाहता। नदीम ने गाड़ी को सड़क के बाईं जानब कच्चे पक्के ट्रैक पर उतारते हुए कहा, वो 4 रोज बाद ही मैं आमद का ऐलान करूंगा। उस अरसे में तुम्हें वही सब कुछ करना होगा जो मैंने समझाया है, यानी एक पेशावर बदमाश का रोल जिसके नजदीक इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। क्या नॉर्मन आसानी से अपने जुर्म का इकरार कर लेगा?
इसका इन्हिसार तुम्हारी सलाहियत पर है। नदीम मुस्कुराया और फिर संजीदगी से बोला, नॉर्मन और मिस्टर हार्वर्ड के अलावा वहां मेरे 2-4 आदमी भी होंगे जो तुम्हारी गुफ्तगू के दौरान बिल्कुल गूंगे और बहरे अफराद का रोल अदा करेंगे। लेकिन तुमने अगर इशारा भी किया तो नॉर्मन और मिस्टर हार्वर्ड को दोनों का जिस्म छलनी करने में किसी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेंगे। ये फार्म शहर से खासी दूर है। जमीन इतनी जरखेज है कि 10-12 आदमियों की लाशें भी बड़ी आसानी से कबूल कर लेगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये फार्म किसका है? मैंने कच्ची सड़क के दोनों अतराफ लहलहाते खेत को देखते हुए कहा। अपना ही समझो, नदीम ने बेपरवाही से जवाब दिया। जब शहर के हंगामों से दिल उचाट होने लगता है तो कुछ दिनों के लिए इस पुरसकून और पुरफिजा मकाम पर आराम की गर्ज से चला आता हूँ। वैसे इस फार्म की मलकियत फर्गोसन नामी एक मकामी बशिंदे की है जो किसी जमाने में स्मगलिंग के कारोबार से मुंसलिक था, लेकिन अब निहायत शराफत की जिंदगी गुजारता है। और कितने काम फैला रखे हैं तुमने? मैंने तज्जुब का इजहार किया। जवाब में नदीम मुस्कुरा दिया। सामने फार्म हाउस नजर आने लगा था, इसलिए मैं अपनी सीट पर मोहतात होकर बैठ गया। अगर नदीम ने पहले मुझे आगाह कर दिया होता कि लंदन में मुझे इसके साथ क्या करना होगा तो शायद मैं कभी भी इसके साथ सफर करने पर आमादा ना होता, कोई खूबसूरत सा बहाना करके टाल जाता। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। या तो ये माहौल का असर था या फिर आम डगर से हटकर जिंदा रहने का अंदाज मुझे अच्छा लग रहा था। जो भी इंसान अक्सर यकसानी से उकता कर कोई और मशगला अख्तियार करने पर मजबूर हो जाता है। अचानक मेरे जहन में कालका का ख्याल उभरा। आखिरी बार मैंने उसे एक खौफनाक स्याह नाग के रूप में शंकर के मनहूस वजूद से टकराते देखा था। फिर आसमान से उतरने वाले स्याह जर्रात के मरगोले इन दोनों को अपने अंदर जम करके तेजी से बुलंदियों की सिमट लौट गए थे। इसके बाद कालका ने मुझे बताया था कि उसे देवी देवताओं ने सजा के तौर पर कुछ मुद्दत के लिए कैद कर दिया है। उसने मुझसे वादा किया था कि रिहाई मिलते ही वो मेरे साथ राब्ता कायम करेगी। उसी ने मुझे वतन से दूर जाने का मशवरा भी दिया था। शायद वो भी यही चाहती थी कि मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे नरिंजन लाल को इस तरह दरमियान से हटाया जाए कि किसी को मेरी जात पर मतलब कोई शुबा ना हो। बज़ाहिर नरिंजन लाल के क्रियाक्रम का काम नदीम के इशारे पर उसके पालतू गुर्गों ने सर अंजाम दिया था, लेकिन यह भी मुमकिन था कि नदीम को इस काम के लिए कालका ने अपनी पुरअसरार कुव्वतों के जरिए तस्खीर किया हो। कालका की याद मेरे वजूद को गुदगुदा रही थी। मैंने उसके कई रूप देख लिए थे और कई देखने को बाकी रह गए थे। वो एक देवमलाई करदार की मालक थी। मेरे और उसके मजहब में जमीन और आसमान का फर्क था, लेकिन इसके बावजूद उसने कई मौकों पर मेरी मदद करके मुझे मौत के आहनी शिकंजों से निजात दिलाई थी। मेरी खातर वो अपने लोगों से भी बरसरे बेकार हो गई थी। शंकर को भी उसी की महान शक्ति ने चिता की आग के अंदर झोंक दिया था और अब उसी जुर्म की पादाश में देवी देवताओं के अकाब का शिकार होकर कहीं कैद तन्हाई की घड़ियां गुजार रही थी। कालका के साथ ही मुझे कंबल पोश बुजुर्ग का ख्याल भी आया, जिन्होंने जलाल में आकर उस बर्फ पोश पहाड़ को भी मुतजलजल करके रख दिया था, जिसके एक गार में पिंडत बंसीदार जैसा ज्ञानी ध्यानी मंडल में बैठा कालका की पुरअसरार कुव्वतों को अपने जाप के जरिए ताबे करने के ख्वाब देख रहा था। उन्हीं बुजुर्ग ने मुझे वह संदली अंगूठी भी अनायत की थी जो इस वक्त भी मेरी उंगली पर मौजूद थी। इस करामाती अंगूठी का करिश्मा था कि अब बातल के कुव्वतें मेरे दिल का भेद नहीं जान सकती थी। पिक अप रेस्ट हाउस के फाटक से गुजर कर इमारत के सदर दरवाजे पर जाकर रुकी तो मेरे ख्यालात का शिराजा बिखर गया। मैं नदीम के साथ होता हुआ उस इमारत के मुख्तलिफ कमरों और राहदारियों से गुजरने के बाद उस जमीन दोस्त कमरे तक पहुंच गया जो खासा कुशादा और हवादार था। कमरे में नॉर्मन और मिस्टर हार्वर्ड के अलावा 3 नकाबपोश जो जदीद असले से लैस तीनों कोनों में मौजूद थे। नॉर्मन और हार्वर्ड दोनों दरमियानी सतून से बंधे खड़े थे। मेरा चेहरा चौंका किसी मेकअप से आरी था, इसलिए वो दोनों ही मुझे देखकर बुरी तरह चौंके। खास तौर पर नॉर्मन मुझे कुछ अजीब सी नजरों से घूर रहा था, जबकि हार्वर्ड उसके मुकाबले में कदरे मुतमईन दिखाई दिया। हेलो मिस्टर नॉर्मन, मैंने नॉर्मन को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मेरे किसी आदमी ने तुम्हें या मिस्टर हार्वर्ड को परेशान करने की गलती तो नहीं की? दरअसल मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरे जाती मामलात में कोई दूसरा शख्स दखल अंदाज हो।
अपने मामलात में खुद ही निपटाने का आदी हूँ। अगर ऐसा ना होता तो शायद अब तक दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होते। मुझे यहाँ किस मकसद से लाया गया? नार्मन ने थोड़े तवक्कुफ के बाद सपाट लहजे में पूछा। इसलिए कि तुम लकी स्टार के 3rd फ्लोर के इंचार्ज हो। इस बार मैंने उसे घूरते हुए संजीदगी से कहा। तुम्हें शायद याद हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं शार्पिंग करने वालों को मुआफ करने का आदी नहीं हूँ। मैंने तुमको ये भी बावर कराया था कि मैंने तुम्हारी सरजमीन पर कदम रखने के बाद सबसे पहले लकी स्टार का रुख किया था, और शायद मैंने तुमसे ये दरख्वास्त भी की थी कि मुझे किसी ऐसी मेज तक पहुंचा दो जहां मैं सुकून से किस्मत आजमा सकूं। लेकिन तुमने साफ गेम के नाम पर मेरे साथ फराड करने की हमाकत की। ये गलत है, नार्मन ने बड़ी डटाई से जवाब दिया। मुझे इस बात का इल्म नहीं कि तुम्हारे साथ क्या गुजरी थी। मिस्टर नार्मन, यकलख्त मेरा लहजा सफाक हो गया। शार्पंग ही की तरह मैं ऐसे अफराद से भी शदीद नफरत करता हूँ जो झूठ बोलने के आदी हूँ। क्या ये गलत है कि तुम मिस्टर हार्वर्ड और उसके तीनों साथियों से ना सिर्फ ये कि बखूबी वाकिफ हो, बल्कि उनके साथ मिलकर नए आने वालों के साथ फराड करते हो, और जीत के माल में 50% शेयर तुम्हारा होता है? ये गलत है, नार्मन ने फिर एहतजाज किया। मैं मिस्टर हार्वर्ड और उनके साथियों से बस इसी हद तक वाकिफ हूँ कि ये हमारे कसीनो के रेगुलर मेंबर हैं। रिफाइंड लाइफ गुजारने के बशतर मिस्टर हार्वर्ड एक मुअज़्ज़ज़ ओहदे पर फायद रह चुके हैं, और अब ये तुम्हारे साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम अंजाम दे रहे हैं। मैंने सरसराती आवाज में कहा, और फिर मेरा लहजा खौनख्वार हो गया। मैंने पलटकर हार्वर्ड को मुखातब किया। क्यों मिस्टर हार्वर्ड, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जवाब देने से बेशतर इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो कि तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो, और तुम्हारी कोई मामूली सी हमाकत भी तुम्हारी दर्दनाक मौत का सबब बन सकती है। तुम हमसे क्या चाहते हो? हार्वर्ड की बजाय नार्मन ने सवाल किया। मैं महसूस कर रहा था कि उसके कस बल ढीले पड़ने लगे हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकता कि तुम्हारे साथियों ने मुझे कितने पाउंड शार्पर के जरिए हथियार लिए। वैसे मेरा अंदाजा है कि गालिबन मैं 20,000 पाउंड से महरूम कर दिया गया था। तुम अगर ये रकम सूद समेत वापस कर दो तो तुम्हारा और मेरा झगड़ा खत्म हो सकता है। इसके बाद ये भी मुमकिन है कि हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त साबित हों। तुम्हें सूद मिलाकर कितनी रकम दरकार है? नार्मन ने निचला होंठ चबाते हुए दरियाफ्त किया। उसकी ये कैफियत किसी ऐसे आदमखोर दरिंदे से मुख्तलिफ नहीं जो अपने शिकार पर जल्दबाजी में झपटते हुए दरमियान में किसी गहरी खाई के अमकानात को यकसे नजरअंदाज कर बैठा हो। अब उसके लिए मफाहमत की राह इख्तियार करने के सिवा कोई चारा नहीं था। 1,00,000 पाउंड ज्यादा है, नार्मन ने कारोबारी अंदाज में जवाब दिया। तुमको बहरहाल 50,000 पाउंड दे सकता हूँ। सॉरी, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं कारोबार में सौदेबाजी का कायल नहीं। सोच लो, नार्मन ने संभाला लेने की कोशिश की। हमें मौत के घाट उतार देने के बाद तुम्हें 1 पाउंड भी ना मिल सकेगा। ख्याल है तुम्हारा? मैंने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारी मौत के बाद मैं ग्राहम से तुम दोनों की लाश की अच्छी खासी कीमत वसूल कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे ये भी इल्म है कि तुम्हारी सारी रकम बैंक में नहीं होगी। बैंक में रकम रखने की सूरत में तुम्हारे खिलाफ ये सबूत ही बहुत काफी होगा कि तुम किसी लकी स्टार के पार्टनर को हर माह कितने हजार की रकम से महरूम करते रहे हो। मैंने इस बार नार्मन की दुखदी रग पर हाथ रख दिया। क्या ये गलत है कि कसीनो में मिस्टर ग्राहम के अलावा कुछ दूसरे शेयर होल्डर भी हैं और तुम उनमें से किसी एक के मकामी एजेंट हो और अपनी अय्यारी और चालाकी से न सिर्फ ये कि उसे धोखा दे रहे हो बल्कि मिस्टर हार्वर्ड और उसके साथियों के साथ मिलकर मिस्टर ग्राहम के बिजनेस के लिए भी बदनामी का बायस बन रहे हो। कौन हो तुम? नार्मन ने मुझे हैरत से घूरा। मेरी मालूमात सुनकर वो शशदर रह गया। हार्वर्ड भी अब मुझे टटोलती नजरों से देख रहा था। 1,00,000 की पाउंड की अदायगी के बाद तुम्हारे सिलसिले में मेरी जुबान बंद रहेगी। मैंने मैनीखेज अंदाज में मुस्कुराया। क्या ये सौदा तुम्हारे लिए अब भी महंगा साबित हो रहा है? अदायगी की सूरत क्या होगी? हार्ड कैश, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन इस वक्त हमारे पास इतनी रकम नहीं है कि तुम्हारा मुतालबा पूरा कर सके। इस बार हार्वर्ड ने पहली बार जुबान खोली। तुमको हम दोनों में से बहरहाल किसी एक को छोड़ने का रिस्क लेना पड़ेगा ताकि हम तुम्हारी मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर सकें। तुम्हारा ये मुतालबा जायज भी है और काबिल गौर भी। मैंने मशरिकी कोने में खड़े हुए मसला नकाबपोश को मुखातब करते हुए कहा। नंबर 2, तो मिस्टर हार्वर्ड की आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें उनके घर तक पहुंचा दो। और तो मिस्टर हार्वर्ड, मेरी बात गौर से सुनो।
रकम का बंदोबस्त करने के बाद तुम सीधे लक्की स्टार के पार्किंग लॉट में पहुंचोगे, जहां से मेरा कोई भी साथी तुम्हें इंतहाई इज्जत और एहतराम के साथ दोबारा आंख पर पट्टी बांधकर यहाँ तक वापस ले आएगा। एक बात और ज़हन नशीन कर लो, अगर तुमने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश की तो मिस्टर नॉर्मन के साथ साथ तुम्हारी मौत भी बड़ी इबरतनाक साबित होगी। ठीक है, हार्वर्ड ने कहा, बंदिशों से आजाद होने के बाद अपनी कलाई को सहलाते हुए तुम जिस तरह कह रहे हो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हारे किसी दूसरे साथी को किस तरह शिनाख्त करूंगा? डबल क्रॉस का पासवर्ड याद रखो। मैंने नॉर्मन को हकारत से घूरते हुए जहरखंद लहजे में जवाब दिया, और मेरा नुमाइंदा तुम्हें इसी कोड वर्ड से मुखातब करेगा और तुम निहायत खामोशी से उसके साथ इस कार में बिला किसी चूं चरा के बैठ जाओगे जो पार्किंग लॉट में पहले से मौजूद होगी। फिर मैंने अपनी दस्ती घड़ी पर नजर डालते हुए संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें 4 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, इसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। हार्वर्ड ने एक अलविदाई नजर नॉर्मन पर डाली, फिर उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। जाते वक्त भी बड़े सब्र और सुकून का मुजाहरा किया था। शायद वह समझ चुका था कि उसकी एक मामूली सी गलती उसके जिस्म छलनी कर देने के लिए काफी होगी। नॉर्मन खामोशी से तमाम कार्रवाई देख रहा था। फिर जब नंबर 2 हार्ट को लेकर कैद खाने से निकल गया तो नॉर्मन ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, क्या तुम मेरे सवालात का जवाब देना पसंद करोगे? तुम इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं हो माय डियर मिस्टर नॉर्मन कि मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद हो सकूं। बहरहाल तुम सवाल करो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें ज्यादा मायूसी का शिकार ना होना पड़े। तुम्हारा नाम क्या है? जो लोग जान हथेली पर रखकर जीने का सलीका जानते हैं वो अपना नाम छुपाने की कोशिश कभी नहीं करते। मैंने ठोस आवाज में जवाब दिया, मेरा नाम वही है जो मैंने तुम्हें कसीनो में बताया था, शहबाज खान। काम क्या करते हो? डबल क्रॉस, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। वैसे मुंह मांगे दामों के इवज दुनिया के किसी खित्ते पर भी किसी को कत्ल कर सकता हूँ, करा सकता हूँ। तुम्हें इस बात का इल्म किस तरह हुआ कि लकी स्टार में मिस्टर ग्राहम के अलावा और पार्टनर भी हैं? नॉर्मन ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए सवाल किया। ये बात एक आम शख्स भी जानता है कि इस किस्म के कारोबार में जब तक 2-4 अहम और तजर्बेकार शख्सियतों का हाथ शामिल ना हो उन्हें खातर ख्वाह कामयाबी नहीं होती। तुम्हें ये बात किस तरह मालूम हुई कि मैं लकी स्टार के किसी पार्टनर या शेयर होल्डर का मकामी एजेंट हूँ? नॉर्मन ने संजीदगी से दरियाफ्त किया। उसकी निगाहें मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर मुताला कर रही थी। कहो तो ये भी बता दूं कि तुम अपने बास को रोजाना कितने हजार पाउंड का जायज हक से महरूम कर रहे हो और तुम्हारा तरीकेकार क्या है? आखिरी जुमला मैंने महज अंधेरे में तीर की तरह फेंका था जो खिलाफ तवक्का निशाने पर लगा। नॉर्मन के चेहरे पर दर्दी फैल गई। एक लम्हे तक वो मुझे फटी फटी निगाहों से देखता रहा, फिर मुर्दा सी आवाज में बोला, क्या मतलब? मैंने उसे वजाहत तलब नजरों से देखा। तुमने वादा किया है कि 1 लाख की पाउंड की रकम मिल जाने के बाद तुम हमारे सिलसिले में अपनी जुबान बंद ही रखोगे। हाँ, मैं वादा खिलाफी करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन तुम वादे करने से पहले अपना मुल्क छोड़ने से बेशतर तुम्हारे बास मिस्टर नदीम से भी एक अहद कर चुका हूँ। मैंने बड़े सफाक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, उस अहद को पूरा करने की सूरत में मुझे मजीद 2 लाख का फायदा होगा। तो मिस्टर नदीम को जानते हो? नॉर्मन ने थूक निकलते हुए मुर्दा सी आवाज में पूछा। मैं नहीं बल्कि वो मुझे जानता है। मैंने पेशेवर बदमाशों के लबो लहजे की शानदार अदाकारी करते हुए कदरे हकारत से जवाब दिया। तुम्हारे बास को अक्सर हम जैसे शूरा पुष्ट लोगों की जरूरत पेश आती रहती है। वैसे तुम्हारा बास पैसों के मामले में खासा शाह खर्च वाक़या हुआ है। वो मोल तोल करने की बजाय हमेशा मुझे मुंह मांगी रकम देने को आमादा हो जाता है। हो सकता है कि यही उसकी कामयाबी का राज हो। तुमने मिस्टर नदीम से क्या अहद किया है? नॉर्मन ने हकलाते हुए दरियाफ्त किया। सिर्फ इतना कि 2 लाख में अपनी और तमाम तुम्हारी गुफ्तगू का वो टेप उसके हवाले कर दूंगा जो इस वक्त मेरी जेब में पड़े एक माइक्रो टेप रिकॉर्ड पर टेप हो रहा है। मैंने सर्द लहजे में कहा, फिर जेब से वो टेप रिकॉर्ड निकाल कर नॉर्मन की निगाहों के सामने कर दिया, जो किसी सिगरेट के पैकेट से ज्यादा बड़ा नहीं था। नॉर्मन का चेहरा फक हो गया था। उसके चेहरे से यही जाहिर हो रहा था जैसे इस इंशाफ के बाद दम खुद रह गया हो। मैंने उसकी बौखलाहट पर एक और ताज़ियाना लगाते हुए पूछा, माय डियर मिस्टर नॉर्मन, क्या तुम इस एहसास से टेप रिकॉर्डर पर खुद अपनी गुफ्तगू सुनना पसंद करोगे? यू बास्टर। नॉर्मन अपना गुस्सा जब्त ना कर सका।
वो किसी चोट खाए हुए जख्मी दरिंदे की तरह टकराया था, लेकिन उसी लम्हे मेरा हाथ कराटे के अंदाज में पूरी शिद्दत से फिजा में लहराया। वार इतना अचानक और इस कदर भरपूर था कि नॉर्मन की नक्सीर फूट गई। उसके साथ उसके होंठ भी फट गए, जिनसे खून की एक बल खाती हुई लहर निकल कर उसकी उजली कमीज को सुर्ख कर रही थी। मैं उसे गजबनाक अंदाज में घूर रहा था। हम इस वक्त फार्म हाउस के एक पुरतइश कमरे में बैठे काफी से लुत्फ अंदाज हो रहे थे। नदीम अभी तक बूढ़े फरमार्मर के मेकअप में ही था। वो सोफे की पूंछ से टेक लगाए बैठा मुझे अजीब मुस्कुराती निगाह से घूरे जा रहा था। काफी का मग उसके हाथ में था, जिससे हल्की भाप उठ रही थी। नदीम के बेहद इसरार पर किसी उजरती कातिल और बदमाश का रोल मैंने जिंदगी में पहली बार किया था। नदीम के होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट देखकर मुझे इस बात का अंदेशा सा हो रहा था कि मुझसे इस किरदार की अदायगी में शायद कहीं कोई झूल रह गया है। कुछ देर वो खामोश बैठा काफी के तलक घोंट से अपने थके हुए असाब को सुकून बख्श रहा था। फिर मैंने पूछ ही दिया, इस तरह मुझे देखकर मुस्कुराने का क्या मतलब है? तुम्हारा पिछले जन्म के बारे में गौर कर रहा हूँ, उसने बगौर घोंट लेते हुए कहा। क्या मतलब? तुमने इस वक्त इस कदर शानदार और बेसाख्ता अंदाज में किसी शोरा पुष्ट बदमाश का किरदार अदा किया कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि शायद पिछले जन्म में तुम्हारी असलियत यही रही हो जो अभी तय खाने में नॉर्मन के सामने नजर आ रही थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने संजीदगी से दराफत किया। क्या हार्वर्ड हमारे मतलूबा रकम 4 घंटे के अंदर अंदर अदा कर देगा? हो सकता है कि वो इससे पहले ही वापस लौट आए। नदीम ने इत्मीनान का इजहार किया। और उसके बाद क्या तुम इन दोनों को आजाद करने का खतरा मोल लोगे? समुंदर की मौजें जिस शिद्दत से बपरे हुए अंदाज में साहल से टकराती हैं, वापसी में उनका जोर उतनी ही तेजी से टूट जाता है। नदीम ने खिलाफ में घूरते हुए कहा, नॉर्मन की गुफ्तगू का टेप हमारे कब्जे में है और मेरा अंदाजा है उस टेप की वजह से वो किसी हमाकत की कोशिश नहीं करेगा। अंदाजे कभी कभी गलत भी साबित हो सकते हैं। मैं तुम्हारी बात की नफी नहीं करूंगा, लेकिन तुम शायद मिस्टर ग्राहम से वाकिफ नहीं हो। बज़ाहिर वो एक मोटा ताज़ा मासूम और बेज़रर सा आदमी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से कितना जहरीला, शातिर और खतरनाक वाक़या हुआ है, शायद तुम्हारे फरिश्ते भी इसका अंदाजा ना लगा सकें। नदीम ने सोफे पर पहलू बदलते हुए कहा, जो लोग नाइट क्लब, कसीनो या ज़ैर ज़मीन काले धंधे करते हैं वो उसे ऑक्टोपस के नाम से याद करते हैं और अपने आदमियों पर अंधाधुंध इत्मीनान करता है। लेकिन अगर उसे जरा सा शुबा भी हो जाए तो कोई उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वो उसके पूरे खानदान को तबाही और बर्बादी से हमकिनार किए बगैर सुकून का सांस लेना भी अपने लिए हराम समझता है। अगर उसे भिनक भी मिल जाए कि नॉर्मन जिस ताली में खाता है उसी में छेद कर रहा है, तो ग्राहम का आताब उसे बर्बाद किए बगैर नहीं रहेगा। हार्वर्ड और उसके साथियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने दरियाफ्त किया। ये सूरत पहली बार मेरे सामने आई है। पिछली बार जब मैंने उसे अपने देगर जराए से मालूमात कराई थी, उस वक्त नॉर्मन बिल्कुल तनहा ही सारा माल हजम कर रहा था, लेकिन शायद अब उसने अपने एक गैंग बनाने में ज्यादा आफियत समझी और पकड़े जाने की सूरत में वो सारा इल्जाम हार्वर्ड और उसी के साथियों के साथ थोप सकता है। मौजूदा हालात में अपनी अब मेरी पोजीशन क्या होगी मैं समझा नहीं। जाहिर है कि खुद को बेनकाब कर देने के बाद मैं पूरी तरह नॉर्मन और उसके साथियों की नजर में आ चुका हूँ। मैंने कहा, हमारा एक ही होटल में कयाम आज नहीं तो कल इस बात को भी जाहिर कर सकता है। मेरी और तुम्हारी आमद अलग-अलग नहीं, एक साथ ही हुई थी। ऐसी सूरत में नॉर्मन का रद्द अमल कुछ मुनासिब नहीं होगा। हो सकता है कि वो ग्राहम से अपनी जान बचाने की खातिर कोई ऐसी कहानी गढ़े जो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदा साबित हो। मैंने अपने जुमले पर जोर देते हुए कहा, तुम इस बात को बहरहाल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ग्राहम और नॉर्मन दोनों ही सफेद चमड़ी के मालिक हैं और उनके जहनों पर अभी तक हमारे ऊपर हुकूमत करने का नशा तारी है। तुम इसकी परवाह मत करो, नदीम ने संजीदगी से जवाब दिया। ग्राहम को तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। रहा नॉर्मन और हार्वर्ड और उनके साथियों का मसला, तो वो मेरे खिलाफ जहर उगलने के बारे में नहीं सोच सकेंगे। कोई खास वजह? हाँ, नॉर्मन को मेरे और ग्राहम के दरमियान होने वाले मुआहदे का भी बखूबी इल्म है और वो ये भी जानता है कि अगर उसने मुझसे टकराने की हमाकत की तो उसका अंजाम क्या होगा। मुमकिन है तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो, लेकिन 1 लाख पाउंड की रकम भी कुछ कम नहीं होती। मैंने अमकानी खतरे के पेश नजर कहा। रवानी या जल्दबाजी में उसे ये भी बता चुका हूँ कि उसकी गुफ्तगू का टेप में 2 लाख पाउंड के इवज तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इन हालात के बावजूद
क्या वो अपनी पोजीशन को महफूज करने की खातिर कोई अमली इक़दाम नहीं उठाएगा। हो सकता है वो तुम्हें ज़िक पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन अगर उसने ऐसी कोई हमाकत की तो उसके नताइज भी उसके हक में खतरनाक ही साबित होंगे। नदीम ने मुझे इत्मीनान दिलाते हुए कहा और फिर कुछ सोच कर बोला, वैसे एक सूरत और भी मुमकिन है। वो क्या? हम हार्वर्ड के आ जाने के बाद नॉर्मन से उस टेप का सौदा भी कर सकते हैं। नदीम के होंठों पर एक शरीर मुस्कुराहट उभर आई। क्या हम यहाँ लंदन में सिर्फ इसी किस्म की उछल कूद और सौदेबाजी यानी ब्लैक मेलिंग के लिए आए थे? जिंदगी के बहुत सारे जाविये हैं मेरी जान, नदीम चौकी से बोला। एक जाविया ये भी है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा था वैसा नहीं हुआ। हार्वर्ड 4 घंटे से बेशतर ही वापस आ गया। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो तय खाने में जाने के बाद नॉर्मन की मौजूदगी में ही खोली गई। कमरे के चॉकलेटी कलर का ब्रीफ केस हार्वर्ड के हाथ में मौजूद था। उसकी वापसी नंबर 2 ही के साथ हुई थी जो अपने उसी पुराने हुलिये में था। मेरे इशारे पर हार्वर्ड को दोबारा नॉर्मन के साथ बांध दिया गया, लेकिन उसके दोनों हाथ खुले छोड़ दिए गए। ये हरकत मैंने अपनी छठी हिस्स के उकसाने पर की थी। फिर मेरे हुक्म पर नॉर्मन के दोनों हाथ भी खोल दिए गए। नदीम ने मुझे ताज्जुब खेज नजरों से देखा, लेकिन इस वक्त चौंका। उसकी हैसियत फिर मेरे ड्राइवर की हो गई थी, इसलिए उसने कोई एतराज नहीं किया। अलबत्ता उसकी नजरों में उभरने वाली उलझन इस बात की गमाजी कर रही थी कि उसे मेरे फैसले से इत्तेफाक नहीं था। नंबर 2, मैंने नदीम को नजर अंदाज करते हुए नंबर 2 को मुखातब किया। क्या ब्रीफ केस में पूरी रकम मौजूद है? सॉरी सर, मैंने ब्रीफ केस को हाथ नहीं लगाया, इसलिए कि मुझे सिर्फ मिस्टर हार्वर्ड को वापस लाने का हुक्म दिया गया था। गुड, मैंने उसे तारीफी निगाहों से देखा। मैं उन लोगों को ज्यादा पसंदीदा निगाहों से नहीं देखता जो अहकाम की हदूद से तजावज करने की कोशिश करते हैं। रकम पूरी है, हार्वर्ड ने खुश्क लहजे में कहा। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद ब्रीफ केस खोल कर अपना इत्मीनान कर लो। उसे खोलने के लिए तुम्हें 203 के नंबर मिलाने होंगे। मैंने एक लम्हे के लिए नॉर्मन की निगाहों में एक मखसूस चमक उभरते देखी। उसके साथ ही मेरे ज़हन के एक मखसूस हिस्से में खतरे की सुर्ख रोशनी जलने बुझने लगी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खतरा जरूर मंडला रहा था। रकम गिन कर अपनी तसल्ली कर लो और उसके बाद हस्बे वादा हमें जाने दो, नॉर्मन ने तेजी से कहा। इतनी जल्दी भी क्या है? मैंने खेत अंदाज इख्तियार किया। अभी तो हमारे दरमियान एक सौदेबाजी और भी हो सकती है। वो क्या? तुम्हारी गुफ्तगू का टेप, मैं जहर खंद लहजे में बोला। तुम चाहो तो सिर्फ 50,000 पाउंड की हकीर रकम दे के इवज वो सबूत भी हासिल कर सकते हो। मुझे मंजूर है। नॉर्मन ने मेरी ऑफर को कबूल करने में देर नहीं लगाई। मैं तुम्हें 50 की बजाय 60,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन ये अदायगी फौरी मुमकिन नहीं। मैं 3 रोज के अंदर अंदर मतलूबा रकम तुम्हारे हवाले करके टेप हासिल कर लूंगा। अब जल्दी करो प्लीज, रकम शुमार करके मुझे जाने दो। अगर मुझे वक्त पर ड्यूटी पर ना पहुंचा तो मिस्टर ग्राहम नाराज होंगे। तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो कोई वजह नहीं कि मैं तुम पर एतबार ना करूं। मैंने एक अमकानी खतरे को महसूस करते हुए अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा, मिस्टर हार्वर्ड, तुम्हें नंबरों की तरतीब बता चुके हैं। तुम ब्रीफ केस खोल कर रकम का अंदाजा लगा लो। मैं तुम्हारे बयान पर एतमाद कर लूंगा। लेकिन नॉर्मन हचकिचाया तो मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। जेब से ऑटोमेटिक निकाल कर उसका रुख नॉर्मन की तरफ करते हुए बड़े सफाक लहजे में बोला, देर मत करो माय डियर नॉर्मन, मैं फैसला बदलने का आदी नहीं। ब्रीफ केस खोल कर रकम का अंदाजा लगाकर मुझे अपनी राय से आगाह करो। दूसरी सूरत में मेरा फैसला अटल है, मैं तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगा। नॉर्मन ने थूक निगलते हुए कदमों के करीब रखे हुए ब्रीफ केस को उठा लिया। हार्वर्ड के चेहरे पर मौत के साए लहराने लगे। नदीम मुझे वजाहत तलब निगाहों से देख रहा था। लेकिन फिर जो कुछ हुआ उसने सब ही को हैरत अदा कर दिया। नॉर्मन ने कांपते हुए हाथों से ब्रीफ केस के नंबर तरतीब से मिलाए। फिर उसे खोलते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ और नॉर्मन के साथ ही हार्वर्ड का बेजान जिस्म भी बंदिशों पर झूल कर रह गया। ब्रीफ केस के परखीचे उड़ गए, जिसके एक आध टुकड़े हमारे जिस्मों से भी टकराए थे। मसला नकाबपोश मुझे फटी फटी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन नदीम वो हकारत भरी नजरों से नॉर्मन के बदहैबत लाश को घूर रहा था। नॉर्मन और हार्वर्ड की लाश ठिकाने लगाने का हुक्म देने के बाद नदीम ने उसी वक्त वापसी का इरादा कर लिया। 15 मिनट बाद ही हम दोनों फर्गूसन फार्म हाउस के पिकअप में बैठे वापसी के रास्ते पर सफर कर रहे थे। नदीम खिलाफे तवक्का कुछ ज्यादा ही खामोश और संजीदा नजर आ रहा था। चेहरे के तासरात इस बात की गमाजी कर रहे थे जैसे वह शदीद
ज़हनी खलफशार में मुब्तला हो। नाहमवार कच्चे रास्ते के बावजूद उसने पिकअप की रफ्तार खासी तेज रखी, जिसकी वजह से हमें रह रहकर हचकोले खाने पड़ रहे थे। वो खासी इजरत में नजर आ रहा था। पुख्ता सड़क पर आने के बाद उसने पिकअप की रफ्तार और तेज कर दी। उसके चेहरे पर बदस्तूर गहरी संजीदगी का तसल्लुत था। पिकअप की वापसी के सफर के 20 मिनट गुजर जाने के बाद भी नदीम ने मुझसे कोई बात नहीं की। उसकी खामोशी अब मुझे ग्रां गुजरने लगी थी। उसकी निगाहें इस तरह सामने सड़क पर मरकूज थीं, जैसे वो पिकअप में तन्हा सफर कर रहा हो। कोई बात ऐसी जरूर थी जिसने उसे यकलफ बहुत ज्यादा संजीदा कर दिया था, वरना जिस वक्त हम फारसी हाउस के जमीन दोस्त के ऊपर ड्राइंग रूम में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, इस वक्त वो खासे मूड में नजर आ रहा था। फिर उसकी अचानक संजीदगी का सबब क्या था? क्या उसे नॉर्मन और हार्वर्ड की मौत पर किसी सदमे से दो चार होना पड़ा था? फिर वो लकी स्टार के मिस्टर ग्राहम के बारे में गौरव फिक्र में डूबा हुआ था। जहां तक 1 लाख पाउंड की रकम का सवाल था, मैंने नदीम की इस आदत से बखूबी वाकिफ था कि उसने दौलत को कभी हाथ के मैल से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। हाँ, ये हो सकता था कि नॉर्मन और हार्वर्ड की मौत के बाद 2 अहम सबूत उसके हाथ से निकल गए थे। उसकी मौजूदगी में वो मिस्टर ग्राहम को बाआसानी बावर करा सकता था कि मुनाफे के बंटवारे में उसके साथ किसी किस्म का घपला किया जा रहा था। लेकिन फिर मुझे यह ख्याल भी अपने ज़हन से झटक देना पड़ा। नॉर्मन को यकीनन नदीम को खुद अपनी मर्जी से अपनी मकामी एजेंट चुना होगा। ऐसी सूरत में अगर नॉर्मन उसके साथ बददियानती से काम भी ले रहा था तो उसकी जिम्मेदारी मिस्टर ग्राहम पर आयद नहीं की जा सकती थी। तावक्ते कि ये बात पाई सबूत को ना पहुंच जाती, खुद ग्राहम भी नॉर्मन को शरीक का शिकार था। मैं बड़ी देर तक अपनी जहनी जिम्नास्टिक करता रहा और फिर मैंने नदीम से पूछ ही लिया, क्या बात है कि तुम्हें नॉर्मन की मौत का सदमा लाहक है? नहीं, नदीम ने चौंकते हुए जवाब दिया। मुझे खुशी है कि वो दोनों अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। दूसरी सूरत में मुझे खुद उन दोनों को मौत के घाट उतारने का नागवार फरीजा अदा करना पड़ता। क्या तुम इस वक्त कुछ ज्यादा तेज ड्राइविंग नहीं कर रहे? हाँ, शायद तुम्हारा अंदाजा गलत नहीं। कोई खास वजह? नदीम ने मेरे सवाल का फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। एक लम्हे तक किसी ख्याल में मुस्तगर्क रहा, फिर बड़े ठोस और सफाक लहजे में बोला, खुदा की कसम, मैं जो कुछ सोच रहा हूँ अगर वो दुरुस्त साबित हुआ तो अपने आप पर काबू ना पा सकूंगा। हो सकता है कि मेरा इंतकाम पूरे लंदन के सुकून को दरहम बरहम करके रख दे। शाहराहों पर लाशों के अंबार नजर आएं और तमाम मकामी कसीनों और नाइट क्लब जलकर खाक के ढेर में तब्दील हो जाएं। क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारे जहन में क्या खदशात उभर रहे हैं? मैंने संजीदगी से सवाल किया। खदशात नहीं मेरे दोस्त, मेरे जहन में इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सरमाए का तस्वर मौजूद है, जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कुन वसवसे से दो चार करता रहा है। क्या मतलब? मैं चौंक उठा। क्या तुम्हारा इशारा नसीम की तरफ है? हाँ, नदीम ने निचला होंठ चबाते हुए बड़े कर्ब से जवाब दिया। हर चंद के मैंने रवानगी से बेशतर अपनी बेहतरीन और काबिल एतमाद साथियों को नसीम की हिफाजत पर मामूर कर दिया था, लेकिन जो लोग इतनी देदा दलेरी से मौत के हौलनाक खेल की प्लानिंग कर सकते हैं, वो कुछ भी कर गुजरने से दरेग नहीं कर सकते। मेरा एक मशवरा मानोगे? मैंने इस बार बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। इस बात को जहन से निकाल दो कि फिलहाल नसीम को कोई खतरा पेश आया होगा। तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकते हो? उसने तेजी से नजर घुमाकर वजाहत तलब अंदाज में मुझे घूरा। उसकी निगाहों में आग की हौलनाक और खतरनाक शोले रक्स करते नजर आ रहे थे। तुम शायद भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस अफसर भी रह चुका हूँ, मैं नदीम को समझाते हुए कहा। हार्वर्ड के सामने पहला और अहम मरहला ये था कि वो किसी तरह हमें अपनी खतरनाक साजिश का शिकार करके गुलू खलासी हासिल कर ले। उसके बाद ही वो किसी दूसरे खतरनाक अकदाम के बारे में गौर कर सकता था। लेकिन ये महज इत्तेफाक था कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सका। अगर तुम्हारा तजर्बा दुरुस्त साबित हुआ तो मैं तमाम जिंदगी इस एहसान को नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम्हें इस बात का शुबा किस तरह हो गया कि ब्रीफ के केस के अंदर कोई आतशगीर किसी खुफिया मैकेनिज्म को छेड़े जाने पर एक महदूद रकबे के अंदर हौलनाक तबाही का सबब बन सकता था। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अचानक वहमा इंसान को किसी बड़ी तबाही से बचा लेता है। आज भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आ गई थी। मैं समझा नहीं। हार्वर्ड ने ब्रीफ केस खोलने की खातर नंबरों की जो तरतीब बताई थी, उसे सुनकर नॉर्मन की निगाहों में बस एक लम्हे को अजीब सी चमक उभरी थी। अंदाज ऐसा ही था
जैसे किसी डूबते तिनके का सहारा मिल गया हो या गुप्त अंधेरे में रोशनी की एक मध्यम सी किरण नजर आ गई हो। और ठीक उसी वक्त मेरे जहन में नंबरों की तरतीब उलट गई, यानी वो 2 से 3 की बजाय 3-202। एक पुलिस अफसर होने की वजह से मैं जानता हूँ कि 3 से 2 का मतलब कितना होलनाक होता है, मैंने वजाहत करते हुए कहा। इसके अलावा हार्वर्ड ने जिस जोश से मुझे ब्रीफ केस खोलकर वो रकम गिनने की दावत दी थी, वो भी मशकूक था। मेरे और शुबे को इस वक्त और तकवीत मिली जब नार्मन ने यह कहा कि रकम गिनने के बाद इन दोनों को रहा कर दिया जाए, ताकि वह बर वक्त लकी स्टार पहुंचकर मिस्टर ग्राहम की खफगी से बढ़ सके। इन्हीं अंदेशों ने मेरे जहन में खतरे का अलार्म बजा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हारे सामने की बात है। शहबाज, नदीम ने बड़े जज्बाती अंदाज में जवाब दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान मरते दम तक याद रखूंगा। बको मत, मैंने अपनायत का इजहार किया। दोस्तों का हिसाब दिल में होता है। गलत समझे तुम, नदीम ने संजीदगी से कहा। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूँ उस पर मौत के साए हर वक्त किसी न किसी सूरत में मंडलाते रहते हैं। पहले मुझे मौत से कोई डर या खौफ नहीं महसूस होता था, लेकिन अब क्या खास बात हो गई? मैंने नदीम को अचानक खामोशी को महसूस करते हुए पूछा। अब मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा नसीम की खुशियों से प्यार हो गया है। जरा सोचो शहबाज, अगर खुदा न ख्वास्ता बर वक्त तुम्हारी छठी हंस ने काम ना किया होता तो उसका अंजाम क्या होता? हम दोनों की मौत। लेकिन क्या नसीम मेरी जुदाई के गम को बर्दाश्त कर लेती? नहीं, जिंदगी ने उसे पहले ही इतने सदमे पहुंचाए हैं कि अब वो किसी मजीद झटके को सहारने की मुतहम्मल नहीं हो सकती। जरा मेरी तरफ गौर से देखो, मैंने नदीम के जज्बात का अंदाजा लगाते हुए उसे छेड़ने की खातिर कहा। मुझे यकीन नहीं आया कि ये तुम बोल रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेस बदलने के साथ साथ तुमने अपनी आवाज भी बदल ली हो और मैं तुम्हें असली और खालिस नदीम समझकर किसी फ्रेब का शिकार हो रहा हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी जहानत पर फख्र है। नदीम बदस्तूर संजीदा था। चरब जबानी में तुम्हारा भी जवाब नहीं। मैंने नदीम को संजीदगी और जज्बात की बनूर से निकालने की खातिर चुभते हुए लहजे में कहा। मैं इतना कुंद जहन भी नहीं हूँ कि अहम बातों को भी याद ना रख सकूं। मैं समझा नहीं। अब बात बनाने की कोशिश मत करो, मैंने मसनूई खुफगी से कहा। क्या अभी कुछ देर पहले तुम फार्म हाउस में बैठे मेरे पिछले जन्म में किसी शोरा पुष्ट बदमाश को खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे थे? यू आर दी ग्रेट, नदीम ने इस बार मुस्कुराकर जवाब दिया। तुम्हारे अंदर पिछले जन्म का छुपा हुआ कोई जहां दीदा जुराइम पेशा ही आज हमारे काम आ गया, वरना शायद नार्मन और हार्वर्ड की बजाय हम दोनों की रूहें बरज़ख की तरफ परवाज़ कर रही होती। नदीम, मैं अचानक संजीदा हो गया। मेरा एक मशवरा मानोगे क्या? तुम अपने मौजूदा कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता पैकअप करके कोई दूसरा कारोबार शुरू कर दो जिसमें इतना ज्यादा खतरा ना हो। नसीम की खातिर मैं तुम्हारे इस नेक मशवरे पर अमल करने का वादा करता हूँ, मगर मुझे अपना फैलाया हुआ बिजनेस वाइंड अप करने में खासा वक्त दरकार होगा। हार्वर्ड के दूसरे साथी और उन 2 औरतों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो नार्मन की साजिश में बराबर के शरीक थीं? क्या वो हार्वर्ड की मौत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। वैसे मेरा ख्याल है इन तीनों की आफियत इसी में होगी कि वो ज़हर ज़मीन कहीं गायब हो जाएं, वरना मेरे वफादार शायद उनका हशर हार्वर्ड और नार्मन से भी ज्यादा खराब करने से गुरेज नहीं करेंगे। और यह भी मुमकिन है कि वो हमारी इसी खुश फहमी से फायदा उठाते हुए कोई भरपूर वार कर बैठे। मैंने एक अमकानी खतरे के पेश नजर कहा। हम इस वक्त जिस सरजमीन पर मौजूद हैं वहाँ नस्ली इम्तियाज की बर्तरी की खातिर गोरे और काले का मसला रोज बरोज खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। अखबार में आए दिन इसी सिलसिले से मुतल्लक बेशुमार खबरें शाया होती रहती हैं। तुम्हारा शुबा मुझे कुछ दुरुस्त नजर आ रहा है। इस बार नदीम ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया और इसके साथ ही उसने पिकअप की रफ्तार को कंट्रोल करते हुए उसे सड़क की इंतहाई किनारे पर लाकर रोक दिया। खैरियत, सामने खड़ी हुई स्याह रंग की सेडान को देखो जो रॉन्ग साइड पर पार्क की गई है। नदीम के लहजे में किसी जहरीले नाग की सी फुनकार थी। उसकी निगाहें उसी सेडान पर जमी हुई थी जो इस वक्त हमसे तकरीबन 100-125 फुट के फासले पर पार्क थी। मैंने सीडान को गौर से देखा। बज़ाहिर उसके अंदर कोई मौजूद नहीं था। मुमकिन है गाड़ी किसी खराबी की वजह से ड्राइवर उसे छोड़कर चला गया हो। ये भी मुमकिन था कि जो लोग उसमें मौजूद रहे हों उन्होंने सड़क के दूसरी जानब उगे हुए दरख्तों की आड़ में कहीं पोजीशन संभाल रखी हो। बहरहाल इस गाड़ी का रॉन्ग साइड में पार्क होना नदीम के शुबे की तस्दीक जरूर कर रहा था। इस बात का अमकान भी था कि वो लोग
जो हमारी घाट में कहीं महफूज मकाम पर छुपे बैठे थे, हार्वर्ड और नॉर्मन के गुरूह के आदमी हो और इस बात को सुन गुन लेने के पीछे रुक गए हों कि हार्वर्ड अपने बिछाए हुए जाल में कामयाब होता है या नहीं। ऐन मुमकिन था कि हार्वर्ड ने उन लोगों को पहले से हदायत कर दी हो कि वो एक मखसूस वक्फे तक दूर रहकर हालात का जायजा ले और तयशुदा वक्त गुजर जाने के बाद कोई अमली कदम उठाएं। अगर आखिरी सूरत दुरुस्त थी तो फिर यकीनन मैदान में आने वालों की तादाद 4 से कम नहीं होगी। मैं अभी इन्हीं खतूत पर गौर कर रहा था कि नदीम ने दोबारा सरसराती आवाज में कहा, मैं खतरे की बोझ महसूस कर रहा हूँ। ऐसी सूरत में क्या हमारा इस तरह पिकअप में बैठे रहना मुनासिब होगा? मैं तेजी से बोला, मेरा मतलब है कि अगर हमारे दुश्मन कहीं करीब मौजूद हैं तो वह बड़ी आसानी से हमें शिकार करने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, नदीम ने कहा, पिकअप के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। हो सकता है कि हमारे दुश्मनों को भी इसका इल्म हो और इसीलिए वो अपनी अपनी कमीन गाहों में छुपे हमारे नीचे उतरने का इंतजार कर रहे हों। लेकिन मुमकिन है आखिर हम कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? मैंने तेजी से जवाब दिया, शीशे बुलेट प्रूफ होने की सूरत में भी वो दस्ती बम मार कर हमारा कीमा बना सकते हैं। 1 मिनट, नदीम ने सीडान पर नजरें जमाए कहा और फिर उसने जेब से एक मुख्तसर मगर ताकतवर वाकी टाकी निकाल कर उसकी अप्रैल वायर को तेजी से बाहर की जानब खींचा। फिर एक बटन दबाकर वाकी टाकी के माइक को मुंह के करीब करते हुए बोला, हेलो ब्लैक डार्लिंग, कम ऑन द लाइन ओवर, ब्लैक ड्रिंक अटेंडिंग। दूसरी जानब से फौरन ही जवाब मौसूल हुआ। मुझे ये अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी नहीं हुई कि ब्लैक ड्रैगन का किरदार अदा करने वाला अपनी आवाज को तब्दील करके बोलने की कोशिश कर रहा था। स्याह रंग की सेडान किसकी है? ओवर। हार्वर्ड के साथियों की लकी स्टार के पार्किंग लॉट से नंबर 2 और हार्वर्ड की गाड़ी रवाना होने के 2 मिनट बाद ही ये सेडान उनके ताक़ब में रवाना हुई थी, जिसे हमने सपाट कर लिया था। उसके अंदर ड्राइवर के अलावा 2 अफराद और थे। तीनों ही मकामी बाशिंदे थे जो सूरत व शक्ल से ही उजरती बदमाश लग रहे थे। ओवर। अब वो तीनों कहाँ है? ओवर। वो दूसरी दुनिया में, क्या उनको ठिकाने लगाना जरूरी था? ओवर। नदीम ने इस बार कदरे खुश्क लहजे में सवाल किया। सिचुएशन ही कुछ ऐसी इख्तियार कर गई थी कि अगर हमने एक लम्हे की भी देर की होती तो हम मारे जाते। लाशें कहाँ है? हमने उन्हें करीब ही एक महफूज मकाम पर छुपा दिया है। आपकी कॉल का इंतजार था। ओवर। मेरी बात गौर से सुनो, इन तीनों की लाशों के एहतियात से सेडान ही में मुंतकिल करो और उसकी पेट्रोल की टैंकी में आग लगाकर कार को नशीब की जानब धक्का दे दो। काम बहुत ही होशियारी से करना। ओवर एंड ऑल। नदीम ने आखिरी हुक्मनामा जारी करके वाकी टाकी वापस जेब में रखी और पिकअप स्टार्ट करके हवा से बातें करने लगा। होटल पहुंचने में उसने गैर मामूली इजलत से काम लिया था। फिर अपने कमरे में दाखिल होने के बाद उसने जब नसीम को जिंदा सलामत देखा तो मेरी मौजूदगी का ख्याल किए बगैर बड़े जज्बाती अंदाज में उसे बाहों में समेट लिया। चाइल्डिश, मैंने आहिस्ता से कहा, फिर तेजी से पलट कर अपने कमरे की जानब हो लिया। कमरे में दाखिल होने के बाद उसने बड़े पुरतफाक अंदाज में उठकर हमारा इस्तकबाल किया। बारी बारी हमसे हाथ मिलाए। ग्राहम से हाथ मिलाते वक्त मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था जैसे वह हाथ गोश्त का नहीं बल्कि खालस और ठोस लोहे का बना हुआ हो। मुझे अभी उसके बारे में ज्यादा तफसील नहीं मालूम थी, लेकिन हाथ मिलाने के बाद मैंने सोचा यही था कि अगर उसको ऑक्टोपस की बजाय आयरन मैन के नाम से याद किया जाता तो शायद ये ज्यादा मुनासिब होता। बैठो मिस्टर नदीम, ग्राहम ने तुम्हें खुश आमदीद कहता है, उसने बड़े मुहज्जब अंदाज में कहा। और फिर हमारे बैठने के बाद ही वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा था जिसे खास तौर पर उसके लिए बनवाया गया था, इसलिए कि आम शायद की कुर्सी उसकी तनतोश और उसकी जिसामत का बोझ सहारने की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी। कुछ देर तक इधर उधर की रस्मी गुफ्तगू होती रही। नदीम और ग्राहम एक दूसरे से खासे बेतकल्लफ मालूम होते थे। वो बेहतरीन दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने इस बात को खास तौर पर महसूस किया कि गुफ्तगू के दौरान ग्राहम कई बार मुझे एक मखसूस अंदाज में देख चुका था। नदीम ने मेरा तारफ अपने दोस्त ही की हैसियत से करा था। 10-15 मिनट बाद हम वहां से उठकर क्रास हिस्से की तरफ आ गए जिसे आबशार की शक्ल दी गई थी। हम तीनों गोल मेज के अतराफ पड़े हुए आरामदाह सोफे पर बैठ गए। मैंने इस बात को हैरत अंगेज तौर पर महसूस किया कि इस हिस्से का दर्जा हरारत दूसरे हिस्से के मुकाबले में खासा कम था और नमनाक भी। ये बात इसलिए भी हैरत अंगेज थी कि सिर्फ एक वसी और अरीज कमरा था जहां दरमियान में दीवार या पार्टीशन वाली किस्म की कोई भी चीज मौजूद नहीं थी।
हमारे मेज पर आने से बेशतर ही वहाँ मशरूबात और खाने पीने की अशिया का इंतजाम कर दिया गया, जिसमें ड्राई फ्रूट शीट की तादाद ज्यादा थी। इस खूबसूरत हिस्से में मुंतकिल होने के बावजूद अभी तक ग्राहम और नदीम के दरमियान कोई कारोबारी गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। शायद मेरी वजह से ग्राहम कोई गुफ्तगू करने से गुरेज कर रहा था। चुनाचा मैं कोई खूबसूरत सा बहाना करके वहाँ से उठने के बारे में सोच ही रहा था कि ग्राहम ने अपना ग्लास खत्म करके चुटकी बजाकर बाहर काउंटर पर बैठी हुई लड़की को तलब करके दूसरा पैग तैयार करने को कहा। फिर उसके जाने के बाद वो बराह रास्त मुझसे मुखातब होकर बोला, आपका नाम मिस्टर नदीम ने गालबन शहबाज खान बताया था। जी हाँ, क्या हम आपके बारे में कुछ जाती सवालात कर सकता हूँ? अगर ग्राहम का लहजा दुरुस्त नहीं था। पूछिए, आप करते क्या हैं? एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन ऑफिस खोल रखा है। मैंने इंकसारी से काम लिया, बस सुकून से गुजर हो जाती है। तामीराती इदारे की दाग बेल डेलने से पहले आप क्या करते थे? इससे बेशतर मैं पुलिस के महकमे से वाबस्ता था। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। नदीम निहायत बेपरवाही और खामोशी से बैठा अपने गिलास के मशरूब से लुत्फ अंदोज हो रहा था। गुड, ग्राहम ने मुझे घूरते हुए पुरमसरत अंदाज में कहा। गोया मेरा अंदाज गलत साबित नहीं हुआ। किस सिलसिले में? मैंने संजीदगी से वजाहत चाही। नॉर्मन और हार्वर्ड के सिलसिले में। ग्राहम के चेहरे पर गहरी संजीदगी फैल गई। वो अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, देखिए मिस्टर शहबाज, हर बिजनेस और कारोबार के कुछ अपने तकादे और असूल होते हैं, लेकिन मैं दो रुख को कोई किसी कीमत पर पसंद नहीं करता। मुझे ऐसे अफराद से शदीद नफरत है जो एक झूठ बोलकर उस पर पर्दा डालने की खातिर 10 झूठ और बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान हर काम सही करे, कहीं कहीं बड़ी फाश गलती भी सरजद हो जाती है, लेकिन मर्दानगी और बहादुरी इसी में है कि गलत बयानी से काम ना लिया जाए। मैं समझा नहीं। नॉर्मन और हार्वर्ड 4 रोज से गायब हैं। ग्राहम ने दूसरे गिलास से एक बड़ा घूंट लेते हुए कहा, मुझे यकीन है कि उन दोनों की लाशें शहर से दूर किसी नवाही इलाके में मट्टी में दबी होंगी। नॉर्मन के अलावा मेरे 3 कारिंदे और भी एक सेडान कार में आग लग जाने की वजह से जल भुनकर राख बन गए हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें मरने के बाद सेडान में डालकर आग लगाई गई होगी ताकि पुलिस को गलत राह पर डाला जा सके, लेकिन लंदन के किसी इलाके में कोई वाकया रूनुमा हो और ग्राहक उसकी खबर ना मिले, ये नामुमकिन ही है। फिर आपने इन बातों से क्या नतीजा अखज किया? मैंने सपाट लहजे में पूछा। आप मिस्टर शहबाज, ग्राहम ने बड़ी साफ गोई से कहना शुरू किया, आप जिस कसीनो के टाइप फ्लोर पर हार्ड और उसके साथियों से टकराए थे, मुझे उसी वक्त इस बात का शुबा हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हार्वर्ड की मेज तक नॉर्मन ही ने आपकी रहनुमाई की। फिर जब मुझे नॉर्मन और हार्वर्ड की गुमशुदगी की इत्तला मिली और 3 दूसरे कारिंदों के जलकर मर जाने की खबर मौसूल हुई, तो मुझे ये बात समझने में कुछ ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई कि नॉर्मन ने यकीनन कोई ऐसी गलती की होगी जिसकी सजा उसे मौत की शक्ल में दी गई। होना भी यही चाहिए था, इसलिए कि गद्दारी की सर मेरे नजदीक भी मौत से नहीं है। ग्राहम ने एक घूंट लेते हुए बेपरवाही से कहा, अगर मुझे इस बात का यकीन होता तो शायद आप इस वक्त मेरे कमरे तक ना पहुंच सकते। सुर्ख रुमाल वालों ने आपको रास्ते ही में रोक लिया होता। दूसरी वजह यह है कि आप मेरे पार्टनर मिस्टर नदीम के साथ हैं। और ग्राहम ने एक लम्हे को खामोश होकर नदीम का बगौर देखा, जो इस वक्त बेकती बेपरवाह नजर आ रहा था। फिर जेब से एक सादा चेक निकालकर नदीम की जानिब बढ़ाते हुए बोला, मुझे खुशी है कि हालात की तह तक पहुंचने में मुझे ज्यादा दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ा। ये बात मेरे इल्म में जल्द ही आ गई कि नॉर्मन आपका मकामी एजेंट होने के बावजूद आपको हर माह हजारों पाउंड की रकम से महरूम कर रहा था। हो सकता है कि ये ब्लैंक और बेरर चेक आपके किसी काम आ सके और आपके नुकसान का अजाला साबित हो सके। प्लीज मिस्टर ग्राहम, नदीम ने चेक वापस करते हुए कहा, नॉर्मन ने जो गद्दारी की थी उसकी सजा उसे मिल चुकी। इसके अलावा भी वो मेरा मकामी एजेंट था, इसलिए असूली तौर पर मुझे किसी किस्म के होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी आप पर आयद नहीं होती। इसके बावजूद नो थैंक्स, नदीम ने ग्राहम को बोलने का मौका नहीं दिया। मेरे लिए यही बहुत है कि आप मामले की गहराई तक पहुंच गए। अब क्या इरादा है आपका? ग्राहम ने बेपरवाही से दरियाफ्त किया। क्या आप नॉर्मन की जगह कोई दूसरा मकामी एजेंट? नहीं, नदीम ने तेजी से कहा, अब ये जहमत भी आपको बर्दाश्त करना होगी। मेरा जो शेयर है वो आप अपने किसी कारिंदे से भी मेरे अकाउंट में जमा करा दिया करें, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुके। नॉर्मन, हार्वर्ड और बकिया 3 आदमियों की मौत के सिलसिले में हमें जो तशवीश लाहक थी
वो मिस्टर ग्राहम से मिलने के बाद दूर हो चुकी थी, लेकिन इसके साथ ही मैं ये बात भी महसूस किए बगैर नहीं रह सका था कि ग्राहम ऑक्टोपस से भी ज्यादा खतरनाक किस्म की कोई मखलूक है, जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना हर किसो नाकिस के बास की बात नहीं थी। तुमने क्या अंदाजा लगाया मिस्टर ग्राहम के बारे में? वापसी में नदीम ने मुझसे सवाल किया। बज़ाहिर एक सीधा साधा सा इंसान लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि तस्वीर का दूसरा रुख उससे कतई मुख्तलिफ है। वो क्या? हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ, लेकिन मैंने जो अंदाजा लगाया उसके मुताबिक ग्राहम किसी लूमड़ी से ज्यादा चालाक और आदमखोर चींटी से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं तुम्हारे अंदाजे की तरदीद नहीं करूंगा, नदीम ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, फिर किसी सोच में डूब गया। इस वक्त रात के तकरीबन 11 का अमल था। डिनर के बाद हम अपने ही होटल के काफी शबाब में बैठे खुशगपियां करते रहे। नसीम बहुत ज्यादा खुश थी। नदीम को पाने के बाद जैसे ही उसकी जिंदगी के धारों का रुख यकलख पलट गया था। वो पिछले तमाम दुख दर्द भूल चुकी थी, या फिर उसने खुद ही अपने आप पर काबू पा लिया था। फिर मैं उनको छोड़कर अपने कमरे में आ गया। ठीक 11 बजे मैंने अपने बेडरूम की लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन उस हल्के नील के रंग के नाइट बल्ब को ऑन रहने दिया, जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी ठंडी रोशनी माहौल को बड़ा ख्वाबनाक बना देती थी। जल्द ही मेरे ऊपर गनूदगी की कैफियत तारी होने लगी। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, इसलिए कुछ देर बाद मेरे खराटे भी कमरे के ख्वाबनाक माहौल में गूंजने लगे थे। मैं कितनी देर तक हवाबे खरगोश में महू रहा मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन इतना जरूर याद है कि दूसरी बार मेरी आंख उस वक्त खुली जब कोई मेरे कान में आहिस्ता आहिस्ता रस घोल रहा था। मैंने फौरन ही हड़बड़ाकर उठने की हिमाकत नहीं की। वो किसी लड़की की आवाज थी जो मुझे मेरा नाम लेकर होले होले पुकार रही थी। लंदन के होटलों के लिए ये कोई खास बात नहीं थी। रूम सर्वर पर तैनात खूबसूरत लड़कियां अक्सर इसी तरह तनहा गाहकों को अपने हुस्न के दाम में फंसाया करती हैं। खुशबू की भीनी भीनी महक मेरे वजूद को गुनगुना रही थी। मैंने आंखों के दरमियान हल्की सी झरी करके देखा। वो मेरे ऊपर झुकी हुई मुझे आहिस्ता आहिस्ता बेदार करने की कोशिश कर रही थी। उसके जिस्म पर एक शिफाफ सा नाइट गाउन मौजूद था, जिसके अंदर उसके जिस्मानी नशीबो फराद समुंदर की तरह बफरी हुई मौजों की तरह ठाठे मारते नजर आ रहे थे। उसके करीब का एहसास, उसके कुर्ब का एहसास मेरे रगो वपे में सरायत कर रहा था। फिर मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके साथ ही मैंने बेड स्विच ऑन किया तो कमरा रोशनी में नहा गया। उसके साथ ही वो हसीन और कम सिन दोशीदा मेरी निगाहों में बेनकाब हो गई, जो मेरी दस्तरस से ज्यादा दूर भी नहीं थी। लेकिन उसे देखते ही मैं चौंक उठा। वो वही कमसन और हसीन काल गर्ल थी जिसने लकी स्टार के 3rd फ्लोर पर मुझे कंपनी दी थी। उस वक्त मेरे कमरे में इसकी मौजूदगी मेरे लिए ताज्जुब खेज थी।